हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त भी राणा। आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 1833 के चार्टर एक्ट के विषय में बहुत ही उपयोगी बातें। वैसे तो आपने चार्टर एक्ट कई जगह पढ़ा होगा और कई वीडियो भी देखी होंगी, लेकिन यहाँ कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। और नए के साथ आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं कि अलगल कुछ भी बरगल आपको बता दिया जाए इधर उधर से जोड़ के, जो आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो। बस एक सो पाने के लिए कुछ भी ऐसा ना जोड़ने की कोशिश मैं नहीं करता जिससे कि आपको आगे जाके भ्रांति फैले। जो पॉइंट टू पॉइंट है और प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, मैं केवल वही जो सही है उसी को आपको देने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि आपको शोहरत पाने के लिए कुछ भी मैं इधर उधर से जोड़ दूँ और आप भ्रमित हों। तो आइए देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के विषय में। सबसे पहले तो देखिए 1833 का चार्टर एक्ट किन परिस्थितियों में पास हुआ और क्यों पास हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, कृपया लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। सेंट हेलेना अधिनियम असल में दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम में एक द्वीप है, छोटा सा टापू है, उसको सेंट हेलेना द्वीप कहा जाता है। इस पर भी जो है अंग्रेज इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था। दुनिया के बहुत से हिस्सों में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था। उनमें से कुछ के लिए ये 1833 का एक्ट आया। भारत और जहाँ जहाँ प्रशासन था कंपनी का, जो भारत का बहुत बड़ा हिस्सा था उसके अंडर में, तो इसलिए भारत के लिए भी ये चार्टर एक्ट सबसे महत्वपूर्ण है। और इस सेंट हेलेना द्वीप में, जो कि रियो डी जेनेरो के पूर्व में और कुनेने नदी के पश्चिम में है, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम में, नामीबिया और अंगोला के बीच में भी, दूसरी तरफ से नामीबिया और अंगोला के बीच में पड़ता है। ये अब एक द्वीप है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, आप समझ ही गए होंगे। इसको कंपनी के हाथों से लेकर इसको सीधे सम्राट के हाथ में चला गया और इसकी घोषणा कर दी कि ये अब इस पर सम्राट का नियंत्रण होगा। इसलिए भी यही 1833 का चार्टर एक्ट आया और इसको सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो और एक महत्वपूर्ण बात, अब इस चार्टर पारित होने की क्या परिस्थितियाँ थी। सबसे पहली जो कारण था वो कंपनी के अधिकारों को, लाइसेंस जो उस समय समाप्त होने वाला था, 1813 से 20 वर्ष हो चुके थे, उसको आगे बढ़ाना था और 20 वर्ष और आगे इसको बढ़ा दिया गया। एक तो कारण ये था 20 वर्ष के लिए और आगे बढ़ाना था, क्योंकि यही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान था कि हर 20 वर्ष में कंपनी का जो है लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा। तो एक रिन्यू करने का समय आ गया था। तो एक तो चार्टर एक्ट के लिए कारण ये था। दूसरा था वह वर्ग चेतना का अंग्रेजी राजनीति में प्रभाव। अब वर्ग चेतना क्या थी कि देखिए, जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से परिवर्तन आया, 1740 से वहाँ औद्योगिक क्रांति शुरू थी और इस समय अपने पीक पर थी। तो देश में औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन बहुत बढ़ गया। सस्ती वस्तु के कारण देश में जनजीवन का स्तर बहुत ऊंचा हो गया। अब देश में वस्तु के निर्यात के कारण बहुत धन भी आने लगा और इस आना धन आने के कारण लोगों में एक नई स्वतंत्रता का अनुभव किया और अब वर्ग चेतना ने अंग्रेजी राजनीति को एक नई दिशा दी। देश में जो है बुद्धिजीवी वर्ग ने मजदूरों के अधिकारों के लिए आंदोलन करना आरंभ कर दिया। तो इससे अंग्रेजी राजनीति में बहुत प्रभाव पड़ा। तो अब और इसी समय पे जो समकालीन इतिहासकार थे उस समय पे, मिल, बेंथम वगैरह, इन्होंने जो लेख लिखे, जब वही पूरी जनता, ज़्यादातर वर्ग मजदूरों के हित में सोच रहा है तो इतिहासकार भी लेख ऐसे ही लिखेंगे। तो इन्होंने जो लेख लिखे वो भी जनता तक पहुँचे और जनता में और चेतना आई और इसका भी इन्होंने, और इतिहासकार तो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी होता है, उन्होंने और बारीकी से देश के समक्ष लेख पहुँचाए और लोगों में एक चेतना आई, क्योंकि मजदूरों का उस समय औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों का एक बहुत बड़ा वर्ग वहाँ बन गया था और हर दल को सत्ता में आने के लिए उस मजदूर वर्ग का सहयोग जरूरी था। इस कारण मजदूरों के बारे में सोचा गया, इतिहासकारों ने लिखा और इसी समय में एक विहिंग दल शक्ति में आ गया। वहाँ पे एक विहिंग दल था, वो उदारवादी दल था, इसकी सोच उदारवादी थी और ये उदारवाद के रूप में इसकी नींव
इस दल की सोच उदारवादी थी और इसने मजदूरों का सहयोग लेकर सत्ता में आया और उदारवादी नीतियों के द्वार खोल दिए। जब उदारवादी नीतियों के द्वार खोल दिए तो इसका भी वहाँ की सत्ता में प्रभाव पड़ा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये दल शक्ति में आ चुका था। इसी समय में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, जो मानव अधिकारों का स्पष्ट प्रचार इस क्रांति के प्रभाव से होने लगा। तो मानव अधिकारों का प्रचार होने लगा और इन सब बातों के होते हुए इसी समय में इंग्लैंड की संसद में 1832 का संसद सुधार एक्ट पारित हो गया। इस संसद सुधार एक्ट उस समय पारित हो गया। अब मानव की प्रतिष्ठा और गरिमा को और भी मान्यता दी जाने लगी और लेसिस फेयर का जो सिद्धांत था उसको और अधिक स्वीकृति दी जाने लगी कि एक का अधिकार नहीं, कंपटीशन का माहौल बनाया जाए लेसिस फेयर के सिद्धांत के अनुसार। तो उसको और स्वीकृति दी जाने लगी और समस्त वातावरण में सुधार विद्यमान हो गया। और इसी समय मैकाले का विचार का भी इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। मैकाले उस समय नियंत्रण बोर्ड का सचिव था और एक और सदस्य थे जेम्स मिल। वो एक बहुत बड़े ख्याति प्राप्त इतिहासकार थे जो बेंथम के शिष्य थे। जेम्स मिल उस समय इंडिया हाउस के एक ऊंचे पद पर विराजमान थे। इन दोनों व्यक्तियों का भी इस एक्ट में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि क्योंकि मैकाले का उस समय मानना था कि कंपनी को समाप्त नहीं, क्योंकि कुछ लोग ये चाहते थे, बहुत से पीछे से झगड़ा चला रहा था कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाए और पूरा कंपनी को हस्तगत कर लिया जाए और सम्राट के अधीन इसको चलाया जाए। परंतु मैकाले ने कहा कि नहीं, कंपनी को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसके व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए जाने चाहिए और इसको केवल प्रशासन करना चाहिए। तो ये चीज़ भी हुई। अब देखिए आगे देखते हैं अधिनियम। इन सब चीज़ों के होते हुए 23 अगस्त 1833 में बकिंगम में ये बिल 1833 का चार्टर एक्ट पारित हो गया। तो जब ये पारित हो गया तो इसमें कुछ धाराएं आई। अब ये धाराएं देखिए क्या क्या थी। कंपनी को आगामी 20 वर्ष का जीवन दान दिया गया। तो 20 वर्ष के लिए इसका लाइसेंस रिन्यू कर दिया गया, परंतु व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब देखिए दूसरा यही आ रहा है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार। अब व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए तो कंपनी करेगी क्या भाई, क्यों पीछे 1813 के अधिनियम में इसका व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ जो कंपनी का व्यापार था ईस्ट इंडिया कंपनी, वही इसको उसी पर इसका एकाधिकार था। अब इसका एकाधिकार ये भी समाप्त कर दिया और इसको ये कहा गया कि आप भैया व्यापार नहीं, केवल प्रशासन का कार्य देखेंगे, व्यापार हम देख लेंगे। दूसरा होगा क्योंकि और भी बहुत से व्यापारी आ गए थे। अब जो व्यापारी अंग्रेज इंग्लैंड से आ रहे थे उनको अब किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर रहने, खाने और ज़मीन खरीदने की खुली छूट थी। अब देखिए तीसरा, इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। अब केंद्रीकरण तो पहले भी हो रहा था, थोड़ा थोड़ा हो रहा था, परंतु इस समय बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण कर दिया। क्या कर दिया कि जो बंगाल का गवर्नर था उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वे 3 गवर्नर थे, एक बंगाल का, एक मद्रास का, एक बम्बई का। तो जो बंगाल वो हेड होता था बंगाल वाला। अब बहुत बड़ा क्षेत्र, भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र कंपनी के अधिकार में आ चुका था। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो 1828 से यहाँ 35 तक यहाँ कार्य करेगा, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब वो केवल बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहा, वो अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल थे और उनकी जो परिषद थी उनके प्रशासनिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। यानी वो जो कानून बनाते थे अब उसको शक्ति को समाप्त कर दिया गया। अब जो भी कानून बनाएगा वो भारत का गवर्नर जनरल और उसकी 3 सदस्यों की परिषद बनाएगी। तो बना दिया गया और सब परिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक तथा असैनिक कार्य का नियंत्रण, निरीक्षण तथा निर्देशन सौंप दिया गया। बम्बई, मद्रास तथा बंगाल तथा अन्य प्रदेशों के गवर्नर जनरल उसके नियंत्रण में पूरी तरह दे दिए। सभी कर परिषद गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाने थे, उसे ही इसके व्यय का अधिकार दिया गया। अगर आप हम संक्षेप में कहें इस बात को, तो प्रशासन तथा वित्त की सभी शक्ति परिषद गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी गई और मद्रास और
बम्बई के गवर्नर जनरल से ये चीज़ें छीन ली गई, क्योंकि पहले वो भी बना लेते थे कानून अपनी परिषद के हिसाब से, फिर इनमें झगड़ा होता था। बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना रहा है, मद्रास का भी बना रहा है, बम्बई का भी बना रहा है, अपने अपने हिसाब से कानून बना रहे हैं। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पर 4-5 तरह के कानून चलते थे इंडिया में। तो एक तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट होते थे, वो भी कानून होते थे। सहपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए कानून होते थे, जिन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था। उच्चतम न्यायालय भी जो आज्ञा देता था वो भी कानून थे। और विभिन्न प्रेसिडेंसियों द्वारा बनाए गए समस्त भारत में प्रचलित थे, और वो जो प्रेसिडेंसियाँ थी वो भी कानून बनाती थी। मद्रास भी अपने लिए बना रहा, बम्बई भी बना रहा जी। तो 1833 से पूर्व कानूनी व्यवस्था की जो झलक है वो बहुत ख़राब थी। कहीं कुछ किसी चीज़ के लिए कोई कानून है, उसी चीज़ के लिए दूसरी जगह दूसरा कानून है। तो इस सब चीज़ को समाप्त कर दिया गया। अब केवल सहपरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, और बम्बई तथा मद्रास की संविधान सभा की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। तो एक तरह से केंद्रीकरण हो गया। आइए अब, परंतु ऐसा नहीं था कि केवल वही बनाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे कंपनी के संविधान तथा चार्टर में बंगाल का ये जो भारत का गवर्नर जनरल है ये परिवर्तन नहीं कर सकता था। यहाँ थोड़ा सा इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया। देखिए, ये कंपनी का जो संविधान था तथा चार्टर एक्ट जो संसद से पारित होकर आ रहे थे उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता था। इसी प्रकार वह क्राउन के जो विशेषिक अधिकारों को अथवा संसद में परिवर्तन नहीं कर सकता था। जो संसद द्वारा बनाए गए कानून थे उसके अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। अब ये तो दे दिया जी कानून बनाने के लिए भारत के गवर्नर जनरल को। अब चौथा, इसी की वजह से चौथा का आया, कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीकरण कर दिया। अब ये सारा हो गया, ये मैंने बता दिया कि कैसे कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया। अब इसमें आगे देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा विधान बनाने के लिए देखिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य रखा गया। अब भाई भारत के गवर्नर जनरल और उसके 3 सदस्यों की परिषद है, वही सारा कानून बनाएगी और पूरे भारत का शासन भी देखेगी। परंतु अब इसके लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो कानून का विशेषज्ञ हो। इसके लिए मैकाले को चुना गया चौथे सदस्य के रूप में। अब सदस्य हो गए उनकी परिषद में 4, 3 तो पहले से थे, मैकाले आ गया। तो पहला विधि सदस्य मैकाले को नियुक्त किया गया, वो कानून का विशेषज्ञ था। अब सारे कानून भाई लिखित में बनाए जाएंगे। एक विधि आयोग बनाया गया। सर्वप्रथम भारत में ये विधि आयोग बनाया। इंडियन पेनल कोड की नींव यहाँ रख दी गई, जो 1860 में आगे आएगी। ये इंडियन पेनल कोड की नींव यहाँ रख दी गई। मैकाले आया और उस भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के द्वारा एक विधि आयोग बनाया गया। भारतीय कानूनों को संचित, संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से यहाँ पर एक विधि आयोग बना। ये एक बहुत बड़ा काम कर दिया। तो लॉ कमीशन बन गया। अब एक और धारा थी इम्पोर्टेंट इसमें एक्ट में, धारा 87। धारा 87 में क्या था कि भाई कि एक्ट की इस धारा में ये सबसे महत्वपूर्ण धारा थी, धारा 87। इसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को, जो क्राउन की प्रजा, क्योंकि अब पूरा प्रशासन ही क्राउन के नाम से चला गया, अंडर में चला गया, प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक के कारण भी कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग या स्थान के मूल निवासी के कारण होने के कारण कोई भी उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इसमें कहा गया। परंतु ऐसा हुआ नहीं, इसकी तरफ किसी ने ध्यान दिया नहीं कि इस धारा को लागू करने की कोशिश नहीं गई। इससे पहले जो 1793 के चार्टर एक्ट में एक कुत्सित विचार की दृष्टि से भारतीयों को जो है 500 पाउंड से ऊपर के जो वेतन, साल भर में 500 पाउंड का जो वेतन मिलते थे जिन पदों पर, उससे ऊपर के पद केवल अंग्रेजों के लिए रखे गए थे, भारतीयों को वहाँ नियुक्त नहीं किया जाता था। तो इसमें इसको सुधार करने के लिए ये लाइन लिखी गई, परंतु इसमें कोई इस तरफ, इस धारा को लागू करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब देखते हैं इस एक्ट के अधीन भारत सरकार को दासों की अवस्था सुधारने और अंततः दासता समाप्त करने को कहा गया।
अब ये भी इसमें बहुत बड़ा एक अच्छा नियम आया कि उस समय राजा राम मोहन राय इस तरफ आंदोलन कर रहे थे कि भाई दास प्रथा, और विदेशों में भी दास प्रथा लगभग वह धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। तो उन्होंने यहाँ भी कह दिया कि भाई दासों की स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि दास जो हैं अपने मालिक के कहने पर ही काम करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में अक्सर आ जाते थे। बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े राजघराने या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े उद्योगपति या पैसे वाले लोग, वो क्या करते थे, बहुत बड़ी संख्या में दास रखते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ इन दासों को विरोध में उतारते थे, क्योंकि वो उनके गुलाम थे और अपने मालिकों को कहना मानते थे। इसलिए भी ये भी एक कारण था कि अंग्रेज़ों ने दासों की स्थिति को सुधारने और इस चीज़ को ख़त्म करने, विरोध को ख़त्म करने के लिए दासों को कहा कि भैया इनकी स्थिति सुधारो, इनमें वर्ग चेतना लाओ, इनको पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि पीछे विद्या के प्रसार के लिए भी 1813 में 1 लाख रुपया रख दिया गया था कि भाई भारतीयों में विद्या का प्रसार किया जाए, और वो भी इंग्लिश माध्यम से आगे आएगा। तो भाई इनको भी एक तरह से अंग्रेज बना दो, अंग्रेजी सिखा सिखा के, और धीरे धीरे कहा गया भी दासता को समाप्त कर दिया जाए। ऐसा इन्होंने कहा कि दासता आगे आने वाले समय में जो है 1843 में, 33 में एक्ट आया, 43 में लॉर्ड एलन बेरो के समय में दास प्रथा उन्मूलन एक्ट लाया गया। उसकी घोषणा लॉर्ड एलन बेरो के समय में दास प्रथा उन्मूलन एक्ट 1843 में लाया गया। 9वां देखते हैं, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के डायरेक्टरों के संरक्षण को कम कर दिया गया, क्योंकि कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनके अधिकारों को थोड़ा कम कर दिया गया। कैसे कि अब कंपनी केवल राजनीतिक कार्य देख रही है और जो कंपनी के ऋणों का भुगतान करने के लिए भागीदारी को 10.5% लाभांश देना तय कर दिया, और एक व्यवस्था की गई कि देखिए आगे संचित निधि बनाई जाएगी, और जो डायरेक्टरों के एक संशोधन द्वारा उस संरक्षण में नियंत्रण बोर्ड ने क्या करा कि अब सभी प्रमुख मंत्रियों को नियंत्रण बोर्ड में शामिल कर लिया गया। जब सभी प्रमुख मंत्री जो इंग्लैंड के थे उनको शामिल कर लिया गया, तो परंतु अब था क्या, महत्वपूर्ण शक्ति थी वो एक छोटे से दल के पास थी, जिसमें अध्यक्ष की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। तो जो पहले डायरेक्टर सारा कार्य देखते थे, अब उसमें संसद के सभी मंत्री भी आ गए और उसमें से एक छोटा सा दल बना लिया और उसके अध्यक्ष को महत्वपूर्ण भूमिका दे दी और डायरेक्टरों को किनारे कर दिया। तो इस बात के लिए से इनके संरक्षण कम हो गया और सारा कानून भाई भारत के गवर्नर जनरल और संसद से बनाया जा रहा है। अब डायरेक्टर क्या करेंगे इसमें, तो डायरेक्टर के पास बहुत कम कार्य रह गया। और इसी समय में एक संचित निधि बनाई गई 12 लाख पाउंड की। अभी संचित निधि क्यों बनाई गई, क्योंकि एक तो 10.5% लाभांश तय कर दिया गया, दूसरा भविष्य में किसी समय अगर ज़रूरत पड़े तो दुगने मूल्य पर कंपनी की अंश पूंजी अथवा स्टॉक को खरीदा जा सके। तो एक तो ये हो गया। अब डायरेक्टर क्या करेंगे, भाई तुमने एक संरक्षण भी बना दी, संचय निधि भी बना दी कि भाई ज़रूरत पड़े जब कंपनी घाटे में जाएगी तो हम दुगने मूल्य पर भी खरीद लेंगे, परंतु ये सब पैसा भारतीय था और जो भी कंपनी का ऋण था वो भी भारत के पैसे से दिया जाना था। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी कमी या अंग्रेजों की सोची समझी नीति लागू कर दी। अब देखते हैं इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए ये जो प्रश्न कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं ये बहुत आते हैं। देखिए कुछ 8-10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ निकाल करके, जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः कब समाप्त हुआ? अगर हम ये कहें कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार कब समाप्त हुआ तो वो 1813 में हुआ, और पूर्णतः कब समाप्त हुआ वो 1833 में हुआ। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये वाला और दूसरा किसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया, जो 1828 से गवर्नर जनरल के रूप बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे। 1833 के बाद भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1833 के अधिनियम से ही
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा एक विधि आयोग नियुक्त किया? सर्वप्रथम 1833 के द्वारा ही, मैंने आपको बताया मैकाले द्वारा ही एक विधि आयोग की नियुक्ति यहाँ की गई। मैकाले ही सर्वप्रथम एक विधि सदस्य था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो भारत का गवर्नर जनरल था उनके द्वारा ही विधि आयोग की नियुक्ति की गई। चौथा, दासता को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो ये देखिए यही है 1833 के अधिनियम द्वारा। तो 1833 के अधिनियम में किसको गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो देखिए आप जानते हैं किसको किया गया? लॉर्ड मैकाले को, जो उस समय पहले नियंत्रण बोर्ड का सचिव था और उसी ने कंपनी को बचाया था, क्योंकि नहीं तो कंपनी समाप्त हो जाती है 1833 में। और उसी को विधि सदस्य के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में 14 सदस्य के रूप में रखा गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट द्वारा कंपनी का चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को समाप्त? तो पूर्णतः व्यापार समाप्त कर दिए या क्वेश्चन घुमा के दे दिया, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार? तो 1833 के एक्ट द्वारा ही कंपनी का जो बचा हुआ था चाय के व्यापार पर एकाधिकार और चीन के व्यापार पर एकाधिकार, उसको भी समाप्त कर दिया गया। सातवां देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को विधि आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार दिया? ये भी क्वेश्चन लगभग पहले वाले ही परंतु घुमा कर है, बच्चे घूम जाते हैं। विधि आयुक्तों की नियुक्ति 1833 के अधिनियम द्वारा ही विधि आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा भारत ब्रिटिश उपनिवेश बन गया? इसमें ये देखिए 1800 नियंत्रण तो पहले आ गया था 1813 में, परंतु 1833 में ये घोषणा कर दी गई कि भारत ब्रिटिश का उपनिवेश है, वहाँ की क्राउन के अंडर में सीधे सीधे इसको उपनिवेश घोषित कर दिया गया 1833 के एक्ट में। तो 1833 के एक्ट द्वारा ही भारत ब्रिटिश का उपनिवेश बना कानूनी रूप से, लिखित में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट के माध्यम से कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय बना दिया? देखिए क्वेश्चन घुमा के दे दिया, यानी ये पूछ रहा है कि उसका व्यापारिक अधिकार कब समाप्त कर दिया। अब दूसरी तरह से पूछ लिया जी प्रशासनिक निकाय कब बनाया गया? तो अब बच्चा सोच रहा अरे कहाँ से करूँ, व्यापारिक अधिकार यानी कह रहा व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया, केवल प्रशासनिक अधिकार 1833 की अधिनियम से ही कंपनी को केवल अब प्रशासनिक कार्य करने थे। एक प्रशासनिक निकाय बनकर रह गए ईस्ट इंडिया कंपनी। 10वां देखिए, सेंट हेलेना अधिनियम कब आया? इसी को ही सेंट हेलेना अधिनियम कहते हैं। इसी का नाम सेंट हेलेना अधिनियम है और ये 1833 में ही आया। देखिए इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।